रंजयति इति रागः, मन को जो रंजित करता है वो राग होता है। संवाद में हम हमेशा प्रयास करते हैं कि ऐसे कला से जुड़े व्यक्तित्व से आपका साक्षात्कार कराएं जिन्होंने सिनेमा, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, जितनी भी हमारी कलाएं हैं उनमें कुछ खास मुकाम पाया है। हमारे यहाँ सिनेमा को मनोरंजन से जोड़ा गया है और सिनेमा स्वस्थ मनोरंजन ही नहीं करता, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिनेमा के जरिए हम एक ही समय में बहुत सारे युगों को ध्वनित होते हुए देख सकते हैं। इसीलिए शायद यह भी कहा गया है सिनेमा लार्जर देन लाइफ होता है, जीवन से भी बड़ा सिनेमा होता है, क्योंकि 3 घंटे का जो शो सिनेमा का होता है उसमें पूरे जीवन को व्यंजित कर दिया जाता है। आज हम जिस खास हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ओपी बंसल जी का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिनको मिला था, उनके सुपुत्र हैं राज बंसल जी। राज बंसल जी देश के नामचीन फिल्म समीक्षक हैं और फिल्म वितरण में हिंदुस्तान में मुझे लगता है सबसे पुराना उनका काम रहा है। जो फिल्म हम देखते हैं, सिनेमा का आस्वाद हम करते हैं, वह अगर सिनेमा वितरक नहीं हो तो शायद हम तक पहुँचे नहीं। ये सिनेमा वितरक ही होते हैं जो निरंतर फिल्मों को हम तक पहुँचाते हैं। फिल्म वितरण के साथ सिनेमा समीक्षा का भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जितने भी सिनेमा से जुड़ी हस्तियां हैं देश की जो है, उनसे भी आपका निकट का नाता रहा है। राज कपूर हो, ऋषि कपूर हो, संजय दत्त हो, उनसे बहुत निकट का नाता राज बंसल जी आपका रहा है। राज बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद के इस कार्यक्रम में। बंसल जी, आप सिनेमा वितरण से जुड़े हुए हैं और सिनेमा वितरण के साथ साथ सिनेमा समीक्षा से भी आपका नाता रहा है। आपको बहुत सारे अवार्ड भी निरंतर मिलते रहे हैं, जिनमें खासतौर से राजस्थान गौरव अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड आपको मिला है। और सिनेमा के संदर्भ में हम बात करते हैं तो बहुत जल्दी सिनेमा ने जो है पिछले कुछ दशक में जो है बहुत परिवर्तन भी सिनेमा में आया है। खासतौर से बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की, इसके चलते आजकल नेट और फ्लैक्स में भी जो OTT में भी जो सिनेमा का होने लगा है जो है, ऐसे दौर में जब सिनेमा जो है धीरे धीरे जो है घरों तक सिमट गया है और सिनेमा हॉल तक दर्शक कम जाने लगे हैं, क्या प्रासंगिकता पाते हैं सिनेमा वितरण की? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो OTT से सिनेमा कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान पा रहा है, ये सच है। और OTT से नुकसान सिनेमा को ज़्यादा हुआ कोरोना के दौर में। कोरोना के दौर में सिनेमा बंद हो गए थे और लोगों को मनोरंजन का जरिया OTT के द्वारा घर पे मिलना शुरू हो गया था। तो OTT की तरफ दर्शकों का रुझान कोरोना पीरियड से शुरू हुआ, जो आज तक लगातार चल रहा है। इससे सिनेमा को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। दूसरा कारण मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, सिनेमा से दर्शकों का दूर होना, वो महंगा मनोरंजन है। सिनेमा की जो एडमिशन रेट्स हैं वो मेरे हिसाब से, मैं भी इसी इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं, पर मैं मानता हूं कि काफ़ी महंगा मनोरंजन कर दिया गया सिनेमा का। इससे दर्शक हमसे दूर हो गए, तो वो OTT की तरफ ज़्यादा खींचे चले जा रहे हैं। दूसरा रीज़न मैं मानता हूं जो सिनेमा से दर्शक दूर हो रहे हैं, उसका रीज़न है कि हम अच्छी स्वस्थ फिल्में, मनोरंजक फिल्में नहीं बना पा रहे हैं, तो एक वो भी कमी रही है। अच्छा, एक राजवंश जी और बात बताइए आपकी, सिनेमा की हम जब बात करते हैं खासतौर से, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ओपी बंसल जी को मिला था, आपके पिताजी को जो है, और दादा साहब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं, और उन्होंने पहली मूक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान के लिए। उस मूक फिल्म से लेकर अब तक का जो दौर सिनेमा का रहा है बहुत बदलता रहा है, कथानक के रूप में भी और ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होने में भी सिनेमा ने लंबा सफर तय किया है। आप किस तरह से देखते हैं सिनेमा वितरण की इस अपनी यात्रा को जो है, कैसे शुरुआत हुई आपकी? जो नहीं, देखिए, मेरे फादर ने फिल्म व्यवसाय शुरू किया 1955 में। जी। और मेरे फादर एक ज्वेलर परिवार से थे और दादाजी ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम करते थे, बट पिताजी को वो नहीं करना था, उनका रुझान शुरू से फिल्मों की तरफ था। तो 17-18 की एज में वो बम्बई चले गए और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना था। तो 1955 में पहली फिल्म उन्होंने लेके आए, वो रिलीज़ की। हमेशा कन्फ्यूजन रहा है कि नागिन थी या शतरंज थी, दोनों में से एक पिक्चर पहले थी, एक बाद में थी। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। आज 71वें साल में हम हैं। पूरे देश में 71वें साल में कोई फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक्टिव नहीं है। लास्ट पिक्चर जो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वो राष्ट्रीय पिक्चर्स थी। अब उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया है। तो उनके भी जो 2-3 पिक्चरें जो अभी रिलीज हुई हैं वो हमारी ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिलीज कर रही है। तो ये हमारा सौभाग्य है, पिताजी का जो वृक्ष लगाया था उसको हम संभाल रहे हैं। मैं, मेरा छोटा भाई सुनील, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, मेरा बेटा अभिमन्यु और मेरा भतीजा जय, ये मिलके भी अब इसको संभाल रहे हैं। आपको कितने साल हो गए इस
ये मेरा 50वां साल है। 50 साल से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के आप मार्ग पर हैं, और खास तौर से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये भी लगता है कई बार कि बहुत सारे संकटों का, चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो दौर बदला है उसमें फिल्मों के प्रति रुझान भी लोगों को घटा है, घर में सिनेमा देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इस दौर में जो है चुनौतियों के बावजूद आपने इसी को कैसे पकड़ रखा था कि इसी धंधे में रहना है अपने को? कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, खून में ही हमारे सिनेमा है, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। सोते उठते बैठते जो दोस्त हैं, जो एक वातावरण है, सब कुछ फिल्मी है जी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत असर करी और नेक्स्ट जनरेशन को वही करी। और पिताजी ने क्या किया कि हम हवेली में शहर में रहते थे, तो ऊपर हमारा घर था, नीचे ऑफिस था, तो स्कूल से आते थे, बैग रखते थे, नीचे आके बैठ जाते थे। तो अच्छा, उन दिनों जो सिनेमा की पेटियाँ होती, फिल्म बॉक्सेस होते थे, वो रीलों में आती थी और वो सिनेमाओं तक जाती थी। तो वो हमको काम दिया गया था कि उनको पेटियों को निकालना, उनको पैक करना, उनको सील करना। वहाँ से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। वो फिल्मों का जो बॉक्स होता था वो करीब 45-50 किलो का होता था। हम छोटे छोटे बच्चे थे, बट उसके बाद भी हमको इतनी टफ ट्रेनिंग दी गई थी कि उनको पैक करो, उन पे लेबल चिपकाओ, उनको सील करो, उसके बाद उनको रिक्शे में रखो, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाओ। वहाँ से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है। ये दौर जो फिल्म रील्स का था, ये करीब करीब 2000 के आसपास आते आते ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर ये सैटेलाइट के जरिए फिल्मों का प्रदर्शन शुरू हुआ, जब मल्टीप्लेक्स आ गए। तो उसके बाद से धीरे धीरे 2003-04 तक ये फिल्मों का प्रोजेक्शन पे जो सिलसिला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और फिर ये आ गया। दर्शकों को, आपके सुनने वालों को मैं समझाना चाहूँगा कि उस टाइम जब फिल्में आती थी तो कटी पिटी फिल्में आती थी, स्क्रैचेज होते थे, कभी साउंड चला जाता था, कभी कुछ होता था। बड़ा मुश्किल पर काम अब जब होता से सैटेलाइट पे आया, इस पर किसी भी तरह का स्क्रैचेस नहीं होते, कोई साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं कट पिट नहीं सकती। जो सैटेलाइट से रिलीज़ होती है वो की वो क्वालिटी आप दूरदर्शन पे देखते हैं, वो की वो क्वालिटी आपको सिनेमा में दिखती है। बहुत बढ़िया। एचडी अब उसमें आ गया है, उसमें क्वालिटी जो एचडी की क्वालिटी आती है, क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट, डिजिटल क्वालिटी में जो है बहुत अच्छी तरह से लोग देख सकते हैं। राजबंसल जी, एक बात और बताइए कि आप कल फिल्म समीक्षा से भी जुड़े रहे हैं आप, जो है क्या मानते हैं आप, क्योंकि अब जो दौर चल रहा है, मार्केटिंग का जो दौर चल रहा है, उसमें प्रोपेगेंडा खास तौर से आगे आता है उसमें, कि कई बार फिल्मों की मार्केटिंग इस तरह से होती है, उसके आंकड़े इस तरह से बताए जाते हैं कि दर्शक पहुंच जाता है सिनेमा देखने के लिए, लेकिन जब सिनेमा देखता है तो पाता है कि वो चीज़ नहीं मिली उसको, जो है। तो ये जो आंकड़ों का मायाजाल है सिनेमा का, जो है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पहले दर्शक को कोई मतलब नहीं होता था कि पिक्चर ने कितना बिजनेस किया, क्या है, उसकी समीक्षा करते थे कि भाई पिक्चर अच्छी है कि नहीं है, उस हिसाब से दर्शक देखने आता था। अब जब से ट्विटर, फेसबुक ये सब आ गए हैं, तो दर्शकों को ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया है कि इस पिक्चर ने कितना बिजनेस किया, इसका फर्स्ट डे कितना कलेक्शन आया, वो सारी चीज़ों को वो आंकता है, देखता है और समझना चाहता है। तो इस चीज़ में क्या हुआ कि जो पिक्चरें रिलीज़ हुई पिछले 5, 7, 8 साल में, अगर उन्होंने बिजनेस अच्छा नहीं किया तो निर्माताओं ने, उन एक्टरों ने पिक्चर के टिकट खरीदे और उसके आंकड़ों को बढ़ाने की फॉल्स कोशिश करी, जो कि आज हम उसको कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम से जानते हैं। हाँ, ये बड़ा तो अब 2 शब्द नए इजाद हुए इस दौरान, एक कॉर्पोरेट बुकिंग और एक हुई ऑर्गेनिक कलेक्शंस। ऑर्गेनिक कलेक्शंस वो जिस पिक्चर में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, सच्चा कलेक्शन है, वास्तविक कलेक्शन है, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जो कलेक्शन में मैनिपुलेशन होता है उनको हम कॉर्पोरेट बुकिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये टिकट प्रोड्यूसर या एक्टर या उनके द्वारा आदमी जो उनके होते हैं वो टिकट खरीद लेते हैं और उससे वो कलेक्शन झूठे बढ़ाए जाते हैं। तो यह तो सच है, ऐसा कई केसेस में हो रहा है, हर केस में नहीं हो रहा, पर ये हो रहा है। जी जी। अच्छा बंसल जी, मैं समीक्षा की बात कर रहा था, सिनेमा समीक्षा की बात कर रहे थे। ऐसे दौर में जब मार्केटिंग में आंकड़े हावी होते जा रहे हैं और यह पाया जा रहा है कि आपने भी कहा था कि ऑर्गेनिक एक तो कलेक्शन होता है और एक जो आपका जो है मार्केटिंग का कलेक्शन जो होता है, इस आंकड़ों के दौर में फिल्म समीक्षक की भूमिका क्या पाते हैं आप? फिल्म समीक्षक बहुत इफ़ेक्ट हो जाते हैं इससे। कहीं ना कहीं जो पीआर कंपनीज हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करती है, चाहे तो वो उनके प्राइवेट चैनल्स पे इंटरव्यूज़ देके, चाहे वो उनको गिफ्ट देके, कहीं ना कहीं कोई चीज़ से इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो पिक्चर अच्छी भी नहीं होती उसकी कोशिश वो की जाती है कि समीक्षा इतनी अच्छी कर दे कि दर्शक सिनेमा तक खिंचे चले आए। ये सच है। जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपने जैसे कहा कि फिल्म समीक्षक जो है उसकी भूमिका प्रोपेगेंडा के रूप में परिवर्तित होती चली गई है और कहीं न कहीं जो है उसको प्रभावित किया जाता है। लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे दौर में जब साउथ की फिल्में बहुत हिट हो रही है, अनुवाद के रूप में आजकल हिंदी दर्शक जो है बजाय हिंदी फिल्मों को देखने के साउथ की फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, आप क्या कहते हैं?
देखिए साउथ वाले बहुत मेहनत करते हैं। एक बड़ा एक्टर एक साथ 5-5, 6-6 पिक्चर नहीं करते, उसकी 2 साल में 3 साल में एक पिक्चर आती है जी। और कहानी पे बहुत मेहनत करते हैं, डायरेक्टर को वो भगवान का रूप मानते हैं और उस ढंग से मेहनत करते हैं, संगीत पे बहुत मेहनत करते हैं, वो जी जान लगा देते हैं। उनका मकसद एक ही रहता है कि पिक्चर को हम बड़ी से बड़ी बनाएं। हमारे बम्बई में जो प्रोड्यूसर हैं वो कहीं ना कहीं भटक गए अपने रास्ते से। वो एक प्रपोजल बनाना चाहते हैं, पिक्चर की कहानी अच्छी है कि नहीं है, निर्देशक कौन है, संगीत बना कि नहीं बना, पुरानी पिक्चरों के गानों को रीमिक्स कर लो। एक एक्टर 6-6, 5-5 पिक्चरें साल की कर रहा है, उसको घर पैसा कमा के ले जाना है, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल भटक गए। तो अगर हिंदी सिनेमा को हम साउथ से कंपेयर करें आज की तारीख में तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। साउथ के जितने ऑनेस्टली काम कर रहे हैं प्रोड्यूसर, इसीलिए उनको सक्सेस मिल रहा है और कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया। अच्छा, एक बात राजवंश, थोड़ा सा निजी जीवन की तरफ दौड़ते हैं आपकी तरफ जो है, मैंने बहुत से स्तरों पर पढ़ा है और जाना इस बात को कि संजय दत्त से आपकी निकटता रही है। ऋषि कपूर जब अंतिम दौर में थे, कैंसर की उस अवस्था में जब थे, तब शायद आपको उन्होंने फ़ोन करके बात की थी आपसे जो है, और एक नाम आपका ठाकुर संबोधित किया जाता रहा फिल्म जगत में जो है। इसकी थोड़ी सी कहानी बताएं, कैसे ठाकुर आपको कहा गया? ये वर्ड ठाकुर इजाद किया संजय दत्त ने। जी। तो वो पहले सब मेरे को राजू के नाम से बोलते थे, चाहे वो ऋषि कपूर हो, अजय देवगन हो। अजय देवगन तो आज भी राजू बोलता है, वो ठाकुर नहीं बोलता, पर बाकी रवीना टंडन हो या जो भी हैं सब करीब करीब वही बोलते हैं। तो ठाकुर का नाम इजाद किया संजय दत्त ने। तो उसने धीरे धीरे ठाकुर, आज भी हम बात करते हैं। आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई है, तो वो मैं उसको ठाकुर बोलता हूँ, वो मेरे को ठाकुर बोलता है। तो कहीं ना कहीं उसका कहने का अभिप्राय ये होगा, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में तो राजपूत है, ठाकुर है, तो भाई तू राजपूत है कि नहीं है, तू तो मेरे लिए ठाकुर है। जी। तो ये कहानी रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, ऋषि कपूर से अंतिम समय आपकी बड़ी निकटता रही, उन्होंने फ़ोन भी किया था आपको जो है, तो ये जो राज कपूर का जो परिवार है, एक बड़ा योगदान जो है फिल्म जगत में उनका, राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो परिवार थे जिन्होंने पूरा फिल्म को समर्पित किया, इस तरह का दौर भी खत्म होता जा रहा है? हाँ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। देखिए पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर, फिर राज कपूर के बेटे रणवीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव, पूरा परिवार जो है, उसके बाद रणबीर कपूर, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन। तो इतना 5वीं पीढ़ी तक ये लोग आ गए। धर्मेंद्र का परिवार है, संजय दत्त का परिवार है कुछ परिवार है, पर अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अच्छा बंसल जी, एक बात और बताइए, फिल्म समीक्षा की हम बात कर रहे थे जी कि नैयर साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, ओपी नैयर साहब से और मन्ना डे से, इन सब लोगों से जो है, जो कि फिल्म जब बॉम्बे में रहा तो फिल्म जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे, संगीत से नाता तो संगीत की हस्ती से ज़्यादा मुलाकात थी। नैयर साहब एक बात कहते थे कि हम लोग जो संगीत देते हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है संगीतकार की, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका अभिनेता की भी होती है, कथानक की भी होती है और गीतकार भी होती है। संगीतकार की 25% भूमिका होती है। आप क्या मानते हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की कितनी भूमिका होती है इस सब में जो है? देखिए हम बात शुरू करते हैं संगीतकार से। ठीक है, संगीतकार की भूमिका, मेरा ऐसा मानना, मेरे फादर का ऐसा मानना था कि संगीतकार की भूमिका सबसे अहम भूमिका होती है एक फिल्म में, क्योंकि जो दर्शक रिपीट पिक्चर देखने आता है वो संगीत की वजह से आता है। कहानी की वजह से एक ही बार आएगा, 2 बार आएगा, बट संगीत की वजह से 20 बार आएगा। मधुर संगीत, तो संगीत का महत्वपूर्ण योगदान फिल्मों में रहा है और वही कारण है कि आज हमने संगीत को इग्नोर किया है, तो लोगों ने हमारी फिल्मों को इग्नोर करना शुरू किया। क्या कारण मानते हैं आप, संगीत को इग्नोर किस तरह से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अब अच्छे संगीतकार नहीं रहे, अच्छे लिरिक्स राइटर नहीं रहे, अच्छे गाने लिखने वाले नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हम उस दौड़ में पिछड़ गए। अभिनेता की भूमिका कितनी मानते हैं कि ऐसा कहते हैं कई बार मार्केटिंग के लिए कि वो अगर अभिनेता लाएंगे तो फिल्म हिट होगी? नहीं, मैं मानता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक फिल्म के लिए कहानी, नंबर 1, नंबर 2 निर्देशक, नंबर 3 संगीत, उसके बाद आते हैं एक्टर्स। एक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इस दौर में एक्टर्स को इम्पोर्टेंट बना दिया गया है, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर इम्पोर्टेंट है बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बड़े से बड़ा एक्टर पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाता है, अगर कहानी अच्छी नहीं है, संगीत अच्छा नहीं है तो फेल हो जाता है। कोई भी एक्टर ये गारंटी नहीं कर सकता कि मैं पहले दिन 100% कलेक्शन ला के दे सकता हूँ। अच्छा, एक निर्देशक की बात और करें पर कि कई बार ये कहा जाता है कि एक्टर बहुत अच्छी भूमिका निभा नहीं सकता बशर्ते कि उसको निर्देशक अच्छा नहीं मिले। आप क्या मानते हैं निर्देशक की भूमिका कितनी रहती है किसी फिल्म की सफलता में? निर्देशक की भूमिका मैं मानता हूँ कम से कम अगर 100 नंबरों में से माने तो 50% में निर्देशक की भूमिका मानता हूँ और करीब करीब 30% संगीत की भूमिका मानता हूँ। उसके बाद 20% में कास्टिंग, एक्टर्स और ये सारी चीज़ें मानता
बंसल जी, अपन लौटते हैं राजस्थान की ओर कि बहुत बड़ा मुकाम अभी होने जा रहा है राजस्थान के लिए कि आईफा जो है बहुत बड़ा जो फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसका आयोजन राजस्थान में आपके जरिए होने जा रहा है। तो किस रूप में मानते हैं कि आईफा की क्या भूमिका है फिल्म जगत में और ये किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, आईफा का जो जन्म हुआ था 2000 में हुआ था, ये कह के कि हिंदी सिनेमा जगत में फिल्म फेयर, जी सिनेमा और ये कई अवार्ड्स के चलते थे, तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि हिंदी सिनेमा को हम वर्ल्ड में ले जाएंगे, तो अब ये जो अवार्ड देंगे ये इंडिया से बाहर देंगे, पर देंगे हिंदी सिनेमा को, पर वो बाहर देंगे। तो आईफा का जन्म 2000 में हुआ। अमेरिका से लेके, लंदन से लेके, सऊदी की कई कंट्रीज से लेके, हांगकांग से लेके, सिंगापुर से लेके कई जगह हुआ और ये इसका 25वां साल है। जब मैंने सुना था कि आईफा जयपुर में होने जा रहा है तो एक बार तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी है, पर बाद में पता चला कि हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी बॉम्बे गई, इन लोगों से मिली और इनको कन्विंस किया कि हम चाहते हैं कि आप राजस्थान आएँ। और ये दिया कुमारी जी की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो लेके आई, और आप यकीन मानिए मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ कि आईफा राजस्थान में होने से टूरिज़्म को इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा, इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि अपन सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि फिल्म जो है जहाँ पर शूटिंग होती है उन दृश्यों को जब देखता है दर्शक जो है तो मन उसका करता है कि उस स्थान पर जाया जाए। तो फिल्म टूरिज्म भी अपने आप में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है पर्यटन के क्षेत्र में जो है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप स्विट्जरलैंड के लिए आप देखेंगे तो यश चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड मैप पे लिया है और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट आज भी इस बात को उनका एहसान मानती है कि स्विट्जरलैंड को टूरिज्म के मैप पे लाने वाले यश चोपड़ा हैं। तो उनके नाम से वहाँ ट्रेन चलती है, उनका एक स्टैचू बना हुआ है, एक सबसे महंगे होटल में यश चोपड़ा स्वीट के नाम से है, और भी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने यश चोपड़ा को क्रेडिट दिया है। तो इसमें तो कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए कि फिल्में टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं। हैदराबाद उदाहरण भी अपने पास में फिल्म सिटी जो बिल्कुल लोग टूरिज्म हो गया और हम कहीं ना कहीं पिछड़े, हम भी फिल्म सिटी पता नहीं राजस्थान में हर बार सोचते हैं पर बना नहीं पा रहे। आप क्या मानते हैं कि राजस्थान की खासतौर से बात करें तो राजस्थानी सिनेमा जो है जी वो जिस तरह से विकसित होना चाहिए था हुआ नहीं, क्योंकि वीर दुर्गादास फिल्म जो है थाने का जड़ बना दूं हमारे नया नाम बसा लूं, मुकेश और लता मंगेशकर इस गीत को गाया था और राजस्थानी में पूरा गीत भरतव्यास का लिखा हुआ जो है। राजस्थानी फिल्में जब बनी थी बाबा रामदेव और उस समय बड़ी चर्चित भी रही थी और लोग भीड़ उमड़ती थी, लेकिन एक दौर वह भी आया कि राजस्थानी सिनेमा केवल कहने को रह गया। क्या मानते हैं राजस्थानी सिनेमा के विकास के लिए क्या कुछ आवश्यक है? देखिए, दो चीज़ें रही है इसमें। आप जो बात कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। रीजनल सिनेमा कहीं आगे निकल गया, कई जगह तो हिंदी सिनेमा से भी आगे निकल गया। अगर हम बात करें भोजपुरी की देख लीजिए, आप भोजपुरी ले लें, आप पंजाबी ले लें, आप मराठी ले लें, साउथ की तो छोड़ ही दीजिए। अगर हम बात करें अपने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कहीं आगे निकल गए, कहीं आगे निकल गए। छोटी छोटी स्टेट्स आगे निकल गई हैं, पर राजस्थान का दुर्भाग्य है कि न तो राज्य सरकार इसको प्रमोट कर पा रही है और न हमारे पास ऐसे कलाकार हैं, न हमारे पास ऐसी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं राजस्थान में जो कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए आए करें। तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ी भूमिका आप मानते हैं भाषा को मान्यता नहीं मिलना भी, 8वीं सूची में राजस्थान सम्मिलित नहीं हुई। मैं उसको वो एक कारण हो सकता है, बट मान्यता मिले तो एडवांटेज मिलेगा, बट वो रीजन मैं इसको नहीं मानता हूँ राजस्थान को पिछड़ने में। पर एक सब्सिडी देके राजस्थानी सिनेमा को एक राजस्थान फिल्म वित्त निगम बना के इसको अगर सरकार आज भी कोशिश करे तो मैं मानता हूँ 3 से 5 साल में राजस्थानी सिनेमा कई रीजनल लैंग्वेज से आगे निकल जाए। राजस्थान में लोकेशंस भी बहुत चर्चित रही। आपने जैसे अपने ठाकुर की बात कर रहे थे कि जब संजय दत्त जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि राजे रजवाड़ों भूमि थी और ठाकुर वहाँ हुआ करते थे तो आपको ठाकुर संबोधित किया, तो यहाँ पर हेरिटेज होटल की बड़ी श्रृंखला रही है। सबसे ज़्यादा हेरिटेज होटल राजस्थान में है, पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सिनेमा पर्यटन के लिए क्या कुछ और प्रयास किए जाए? आपने कुछ तो बताया, लेकिन हम चाहते हैं सिनेमा पर्यटन में कैसे राजस्थान अग्रणी बने। देखिए, फिल्म सिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और अगर अपन बात करें, आप किसी भी स्टेट की बात करिए अभी मेरे से, राजस्थान में आपके नहरें हैं, राजस्थान में आपके पास झीलें हैं, राजस्थान में आपके पास बड़े महल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज है, सारी चीज़ें हैं जो एक पर्यटक के लिए या फिल्म शूटिंग के लिए पर्याप्त होती है। आप दूसरी स्टेट्स ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी स्टेट ले लीजिए, इतनी संभावनाएं या इतनी अच्छी चीज़ें कहीं किसी और स्टेट में नहीं है जो राजस्थान में है। खाली हमें प्रोड्यूसर्स को ल्योर करके, उनको कन्विंस करके राजस्थान में शूटिंग्स के लिए लाना पड़ेगा, जो पहले भी कई सरकारों ने किया और काफ़ी शूटिंगें यहाँ हुई और राजस्थान का पर्यटन बढ़ा। पर अभी पिछले कई सालों से वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। तो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि करंट सरकार ने जिस ढंग से आईफा लाई है, तो अगर ये इस पर भी कोशिश करेगी तो
बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं पर्यटन में। और जो आंकड़े हमारे पर्यटन के आज हैं, तो 5 साल बाद ये 5 गुना 10 गुना कुछ भी हो सकता है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जो आप काम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं जी। जिस तरह से मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित होता सिनेमा जो है OTT तक पहुंच गया वहाँ पर जो है, ऐसे दौर में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या चुनौतियां भविष्य की है और किस तरह से उसमें जो है व्यक्ति काम करे? क्योंकि सैटेलाइट से ठीक है आपको एक कोड मिलता है, उससे वो कर देते हैं, लेकिन उसमें फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका भी क्या भविष्य में रहेगी इसी तरह से? देखिए, आज से 20 साल पहले करीब करीब राजस्थान में 100 से 150 फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। अगर आज की तारीख में बात करें, जब अपन बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के, तो 5 डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। इसका कारण ये हो गया है कि लिमिटेड हो गया है, उनका रोल भी लिमिटेड हो गया है, और वो सैटेलाइट पे जैसे होता है कि वो काम कम हो गया है, ये तो पक्की बात है। पर बाकी क्या हो गया कि जैसे मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो इनके लिए बॉम्बे में चेंज हो गई हैं, PVR हो गया, आइनॉक्स हो गया, मेराज हो गया, ये ऐसे हैं। तो हमें राजस्थान में मानिए 25 प्रॉपर्टी है PVR आइनॉक्स की, तो हमें एक पॉइंट पे उसको बुक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि भाई ये 25 है, ये करना है, तो 25 सिनेमा राजस्थान के बुक हो गए। तो राजस्थान में करीब करीब 300 साढ़े 300 स्क्रीन है, तो वो सारे एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करने पड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होता है कि कौन सी पिक्चर है, इसकी कहानी क्या है, इसके लिए कौन सा सिनेमा लेना चाहिए और इसकी ओपनिंग कितनी लगेगी, वो इम्पोर्टेंट। राजबंसल जी, एक बात और आपसे करना चाहेंगे कि आपका जो यात्रा जो आपकी रही है सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन की जो है, वो जैसा आपने बताया था बॉक्स में बंद होकर फिल्म आया करती थी, कटने फटने की और दुर्घटनाओं की बहुत सारी संभावनाएं रहती थी। अब चूंकि बहुत सहज सरल हो गई ये चीज़ें जो है, आपको लगता है कई बार सिनेमा हॉल बिल्कुल खाली लगते हैं, लेकिन फिर भी जो आंकड़े आते हैं कि फला जगह पर जो है फिल्म बहुत हिट रही है, क्या कारण है इसका? क्यों इस तरह से खबरें आती है? वही कॉर्पोरेट बुकिंग। बेसिकली क्या होता है, बुक माई शो से टिकट बुक होते हैं। यहाँ पे अभी एक बार मैं किसी सिनेमा मालिक के साथ किसी पार्टी में खड़ा था, उनसे पूछा कि कलेक्शन क्या रहे, तो उन्होंने फ़ोन किया अपने सिनेमा पे, मेरे को पता है करीब 40 दर्शक हैं। बात खत्म हो गई, आधे पौने घंटे बाद वो मेरे पास खुद चल के आए, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, वो 250 टिकट बिक गए। तो क्या होता है कि 40 टिकट बिक गए, 40 दर्शक अंदर बैठे, 210 टिकट बुक माई शो से बिक गए। तो वो कॉर्पोरेट बुकिंग, वो टाइप के सब मैनिपुलेशन शुरू हो गए। सरकार से किस तरह की नीतियों की अपेक्षा करते हैं आप सिनेमा के लिए, जो है सिनेमा विकास के साथ साथ पर्यटन विकास के लिए? देखिए, अभी जो GST है, जो टैक्स पहले एंटरटेनमेंट टैक्स कहलाता, तब GST है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 9 स्टेट का होता है। तो इसमें तो गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा हम उम्मीद नहीं करते, राहत भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं जो नए सिनेमा आना बंद हो गए हैं, इसके लिए सरकार एक कोई ऐसी योजना बनाए कि जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खिंच के आए और अगले 5 साल में राजस्थान में 100 से 150 नए सिनेमा आए। इसके लिए कोई इंसेंटिव स्कीम देनी पड़ेगी कि भाई 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए पर मल्टीप्लेक्स जो भी बनाएगा उसको हम इंसेंटिव के तौर पे 3 साल में या 5 साल में भरपाई कर देंगे। तो अगर ऐसी कोई इंसेंटिव स्कीम आएगी, जो पहले आई थी जब हमने EP बनाया था, तो उस टाइम भी इंसेंटिव स्कीम चली थी कि भाई अगर आप कोई भी नया सिनेमा बनाएंगे तो सरकार की तरफ से आपको ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। तो जिस साल हमने EP बनाया तो उस साल में करीब 7 या 8 मल्टीप्लेक्स जयपुर में एक साथ आए थे। 2001 की बात है ये। जी, एंटरटेनमेंट पैराडाइज बड़ा फेमस शुरुआत से रहा है, बल्कि ये मेरे फादर की ड्रीम प्रोजेक्ट था। जी, आईफा, लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे करूँगा, आईफा राजस्थान में होने जा रहा है, जी, क्या आपका संदेश दर्शकों के लिए जो है? आईफा राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़े प्राइड का विषय है, और इससे राजस्थान के पर्यटन को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। और जो दर्शक हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो टिकट ले सकते हैं, उनको लेके देखने जाना चाहिए। ऐसा बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। राजबंसल जी से बात करते हैं तो लगता है कि समय कम पड़ गया है और बहुत सारी बातें और भी है जो इनसे निरंतर की जाए, लेकिन एक खास बात और उभर कर सामने आई कि सिनेमा से जुड़े जो सूक्ष्म पहलू है कि किस तरह से फिल्म हिट होती है, किस तरह से आंकड़ों के जरिए फिल्म को हिट किया जाता है, और क्या कुछ रिक्वायरमेंट भविष्य के सिनेमा के, इस सब चीज़ों पे हमने संवाद राजबंसल जी किया। राजबंसल जी, आप हमारे संवाद कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही और जो दूसरी कलाएं जो उनसे जुड़े व्यक्तित्व से आपका निरंतर साक्षात्कार इस संवाद के जरिए कराते रहेंगे। देखते रहिए संवाद।